This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः भाद्रपद शुद्ध भाद्रपद कृष्ण पंचमी दिनांक 15 सितंबर 2022 रसरत्न समुच्चय शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। जाति पुष्पदलं मूलं कृष्णगोमूत्रपेषितं लेपोऽयं सप्तरात्रेण दृढ़केशकरः परम। तो ये भी काफी आसान है, जाति पुष्प फल और दल इस प्रकार का। तो दृढ़ इस प्रकार का बताया गया है। शृंगाट त्रिफला भृंगी नीली नीलोत्पलमयो रजः सूक्ष्मचूर्णं समं कृत्वा पचेत् तैले चतुर्गुणे तल्देपेन दृढ़ा केशा कुटिला सरला अपि। ये भी आसान है, वैसे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो सिंगाड़ा त्रिफला भृंगी नीलोत्पल अयोरज, इसमें डायरेक्ट अयोरज डाली गई है। लोहवस्म इन्होंने भाषांतर में किया है। तल्लेपेन दृढ़ा केशा कुटिला सरला अपि। तो कुटिल केश सरल हो जाते हैं और दृढ़ हो जाते हैं। तो शायद इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। अथ इंद्रलुप्ते भल्लातादिलेपः कीटभक्षितकेशान्तस्थानं स्वर्णेन घर्षयेत् यावत् सुतप्तता याति ततो लेपमिमं शृणु भल्लातकं च बृहति गुञ्जामूलं फलं तथा मधुना सह लेपेन चंपारोग चयप्रणुत। चंपा चांपा। बालरित स्थान को सोना से तब तक घिसे तब तक जब तक वो गर्म न हो जाए। इसके बाद भल्लातक कंटकारी तथा गुंजा की जड़ गुंजा मूलम और उसका फल इन सबों का चूर्ण बना ले और शहद में मिलाकर लेप तैयार करें। यह लेप लगाने से चंपा रोग इंद्रलुप्त हो दूर करता है। ये चंपा रोग पहले नाम सुना है इसका। तो ठीक है, इसमें भल्लातक है,
मैंने एक ससुर में मैं गया था मामा जोशी से मिलने के लिए, और वहाँ एक इंद्रलुप्त का या खलवाट का पेशेंट था मेरे ख्याल में। तो मामा जोशी ने उसको ये भल्ला तक तेल ऊपर लगाने से लिए बताया था। मैं फर्स्ट ईयर या ऐसा कुछ था, मुझे भी कुछ पता नहीं था। तो उन्होंने कहा तुम लगा लो। तो मैंने पेंट लेके जैसे ब्रश लेके जैसे पेंट करते हैं उस प्रकार से पेंट करना आरंभ कर दिया। वो इनामदार मैडम वहां पे देख रही थी। तो मामा को कहा देखो ये तो पेंट लगा रहा है इस प्रकार से। मामा ने कहा नहीं कुछ करने दो, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्रकार से। और एक महीने के बाद शायद मैं फिर से वहां पर गया, कोलटकर सर ने ही भेजा था। तो वहां पे केस उगे हुए थे अच्छी तरीके से। तो लेकिन भल्ला तक तेरी इस प्रकार से बाह्य प्रयोग में करना ये काफी साहस का काम इस प्रकार का है। और उस पेशेंट में तो अच्छे रिजल्ट मिल गए, कोई नुकसान नहीं हुआ, ये तो मैंने देखा है इस प्रकार का। गुंजाम्बुलं फलं चूर्णं कंटकार्याः फलद्रवैः तेन लेपेन हन्त्याशु चाचा रोगम सुदुस्सहम्। ये थोड़ा आसान है। गुंजामूल फल और कंटकार्या फल द्रवैः, कंटकारी का फल का द्रव इसके साथ ये चूर्ण, तेन लेपेन हन्त्याशु चाचा रोगम सुदुस्सहम्। तो इसको चाचा, ये तो नाम प्रचलित है। इंद्रलुप्त चाचा, और अभी ये चंपा रोग इस प्रकार से। तो ये भी शायद आसान है थोड़ा सा। इसकी भावनाएं अगर देखकर रखते हैं और फिर चूर्ण लगाने के लिए बताते हैं तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। अभ्रजीर्ण रसस तीक्ष्णम स्नुहि क्षीरम सुरायसम शुल्बच सूर्यावर्तादीन शिरोरोगान निवर्तयेत्। अभ्रजीर्ण रसस तीक्ष्णम स्नुहि क्षीरम सुरायसम शुल्बच सूर्यावर्तादीन शिरोरोगान निवर्तयेत्। अलग है। अभ्रक द्वारा अभ्रजीर्ण रस पारत मारित पारद या अभ्रक भस्म, पारद भस्म, रस सिंदूर, तीक्ष्ण लोह भस्म तथा ताम्र भस्म संभाग, इन सबों को एकत्र कर सेहुन के दूध के साथ मर्दन कर तथा सुखाकर चूर्ण बना ले और शीशी में भरकर रख ले। इसको लोहासव के साथ सेवन कराए। सुरायसम, ये सूर्यावर्तादि सिर रोगों को दूर करता है। आयस सुरा होता तो अलग बात होती। मुझे लगा था कि सुरा और आयस अलग अलग रहेंगे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने लोहासव इस प्रकार का पाठ किया है। अभ्रस जीर्ण रसम अभ्रजीर्ण रसम अभ्ररस इत्यत्र सुरा मध्यम आयसः लोहम कांतलोहम इत्यर्थः। किंवा सुरायसम सुरैः ब्रह्मादिभिः देवतात्रैः अधिष्ठितम् आयसम लोहम। अरे बाप रे, कांतलोहम इत्यर्थः। तथा च अस्यैव पंचमाध्याये भ्रामकं चुम्बकं चैव कर्षकं द्रावकं तथा एवं चतुर्विधं कांतं रोमकांतं च पंचमम् एकदवित्रिपचतुःपञ्च सर्वतो सुखमेव तत् सर्वतो मुखमेव तत् पीतं कृष्णं तथा रक्तं विवर्णं स्यात् पृथक् पृथक् क्रमेण देवतास्तत्र ब्रह्म विष्णु महेश्वराः।
ये काफी अलग ही टीका है। अभ्रम रसभस्म तीक्ष्णलोहम सुरायसम सुरामद्यम आयसलोहम कांतलोहम इत्यर्थः किंवा सुरायसम सुरैः ब्रह्मादिभिः देवतात्रयैः अधिष्ठितम् आयसम लोहम कांतलोहम इत्यर्थः। पीतं कृष्ण तथा रक्तम विवरणम स्यात् पृथक पृथक क्रमेण ब्रह्म विष्णु महेश्वराः। तो ब्रह्म विष्णु महेश्वर के हिसाब से तो रक्त होना चाहिए। ब्रह्मा का मतलब पीत से तो कुछ नहीं है। पीत का ब्रह्मा और कृष्ण का महे विष्णु और रक्त का महेश्वर। यहाँ तो कृष्ण आयस। सुरायसम। तो कांतलोह लेना उचित है, और इन्होंने लोहासव के साथ देना है, ये जो किया है हिंदी में भाषण काफी अलग हो जाएगा फिर। और ये अभ्यंतर प्रयोग है। पलितादौ कटुतैल नस्यम कटुतैल कृतम नस्यम पलितारुंशिकापहम। तो कटुतैल का मतलब सारशप होगा। सरसों का तेल नस्य, ये पलित अरुंशिका को नष्ट करता है। ये भी आसान है, केवल सरसों का तेल इतना ही है। वैसे नींब तेल भी आया है या पारिभद्र तेल भी आया है। वो भी आरुषि में उपयुक्त इस प्रकार का है, तो मैंने उसका प्रयोग किया है। अथ खालित्ये स्नुह्यादि तैल विषतैलञ्च शून्यक क्षीर भृंगाम्बु गोमूत्र हलिनी विषैः गुंजा विशाला मरिचैः कटुतैलं विपाचितं खलतिं शमयत्यम्लं पिष्टमष्टगुणं विषात्। शमयति अम्लम अम्लपिष्टम अष्टगुणम विषात्। अजीब है। सेउन का दूध, मंदार का दूध, भृंगराज का स्वरस तथा गौमूत्र संभाग समूह को एकत्र कर तेल को चौगुना लेकर उसमें कलिहारी की जड़, शुद्ध बचना, गुंजा की जड़ या फल, इंद्रावण का फल तथा काली मरीच संभाग, इन सबों का कल्क तेल के चौथाई भाग मिलाकर विधिवत तिल का तेल सिद्ध करे। यह तेल खालित्य रोग को नष्ट करता है, अथवा तेल से 8 गुना कांजी तथा तेल चौथाई विष बच्चन आपका कल्क मिलाकर विधिवत सरसों का तेल सिद्ध कर भी खालित्य को नष्ट करता है। दो अलग ही हो गए। पिष्टम अष्टगुणम विषात्। शमयति अम्ल क्या आया है बीच में? अम्ल का मतलब ये कांची होगा। स्नुहि अर्कयोः क्षीरम हलिनी विषय लांगल्या उपविषैः विषम इति पृथक् पदम वा लांगली विषंच इत्यर्थः। गुंजाया मूलम फलम इति अन्ये विशाला गोरक्षकर्कटी। अत्र द्रवकार्यार्थे भृंगाम्बु गोमूत्रे प्रत्येकं स्नेहात् चतुर्गुणे देये मिलित्वा चतुर्गुणे इति केचित्।
अन्येषां कल्कः चक्रेण तु किञ्चित् परिवर्तिततया तैलमिदं पठ्यते तथा च स्नुहीपयं पयोर्कस्य मार्कवम् लाङ्गलीविषं मार्कव लाङ्गलीविषं मूत्रमाजं सगोमूत्रं रक्तिका सेन्द्रवारुणि सिद्धार्थं तीक्ष्णतैलं च गर्भं दत्त्वा विपाचितं वह्निना मृदना पक्वं तैलं खालित्यनाशनमिति। अथ व्याख्यायाः श्रीशिवदासः लाङ्गली विष विषलाङ्गली या मूलाख्य विष अथवा लाङ्गली च विषं च इति द्रव्यद्वयम् सिद्धार्थं श्वेतसर्षपं तीक्ष्णतैलं सार्षपतैलं ज्योतिष्मति मूलं फलमिति अन्ये। अरे बाप रे। सिद्धार्थं तीक्ष्णतैलमिति समस्तपाठपक्षे तीक्ष्णमिति तैलविशेषणम् अभर्जितस्य सर्षपस्य तैलं शेषमिति वङ्गसेनस्तु लाङ्गलीमार्कविविषमिति कृत्वा विषम् इति च पदं प्रथमैव तथा तीक्ष्णतैलं च इत्यत्र तीक्ष्णगन्धा इति पठति। विषतैले अम्लपिष्टम् अम्ललोडितम् अम्लकाञ्चिकसाधितम् इत्यर्थः। अष्टगुणम् इत्यत्र कटुतैलम् इति पदं पूर्ववत् आकृष्य योजनीयम्। चतुर्गुणाम्लकाञ्चिकसाधितं विषात् अष्टगुणं कटुतैलम् इत्यर्थः। विषञ्चात्र कल्कः यद्वा अस्रपिष्टम् अम्लपिष्टम् अम्लीभूतपिष्टं तत् क्षुद्रतण्डुलम् इत्यर्थः। धान्याम्लमिति यावत् अष्टगुणधान्याम्लपिष्टं विषं खलतिं शमयति इति निष्कर्षः। तो वत्सना एक भाग 8 गुना तेल और उसके 4 गुना कांजी धान्याम्ल, इसका रखवार का भी एक तेल अलग बनता है। स्नुहर का क्षीर भृंगम भृंगाम्बु गोमूत्र हलिनी विषय ही वगैरह वगैरह, ये जो है ये सरसप का तेल बनता है। काफी तीक्ष्ण इस प्रकार का हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये पाठ दिया है तो शायद इसका प्रचलन बहुत ज्यादा होगा। तो जहां कफ से अवरोध हो वहां पे इस प्रकार के तेल का फायदा होगा ऐसा लगता है। व्रण चिकित्सा दोषैर्द्वन्द्वैः समस्तैश्च शास्त्रैस्तैः असृजापि च वर्णभेदा इति प्रोक्ता वैद्यशास्त्र विशारद। ये तो डायरेक्ट वर्ण का ही शुरू हो गया, ये खत्म हो गया। तो दोष दो दोष और समस्त दोष और रक्त के साथ और केवल रक्त से भी वर्ण भेद बताए गए हैं। अथ व्रणशोधने ताम्र प्रयोग शूर्वचूर्णम रसे जीर्णम मदयन्ती पुनर्नवे मेषशृंगी रसश्चैतत् व्रणशोधन रोपणम। जीर्ण शूल चूर्ण ताम्रभस्म को मदयंती पुनर्नवा के रस में घोट कर लेप करने से या केवल मेडिसिन के स्वरस से घोट कर लेप करने से, शोधन रोपण ये दोनों होता है वर्ण का। ये थोड़ा आसान है। अभी कैंसर के जो मरीज है, खास करके ओरल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, इनमें बाद में वर्ण भाव प्राप्त हो जाता है और ये काफी डिफिकल्ट होते हैं ट्रीट करने के लिए, और घाव भरता नहीं है। मैंने ये देखा है कि केमोथेरेपी देने से कुछ हद तक घाव भरता है, दूसरी जगह फिर से उत्पन्न होता है, मेटास्टेसिस होता रहता है। बेंगलोर में मैंने एक युवती को देखा था, करीबन 32-35 इतनी ही उम्र थी।
ओरिजिनल ब्रेस्ट कैंसर था, फिर स्केलेटल मेटास्टेसिस, फिर ब्रेन मेटास्टेसिस, और फिर ये ब्रेस्ट में जख्म हो गई, व्रण हो गया, वो ठीक नहीं हो रहा था। और बहुत बेकार कंडीशन थी। तो उसको फिर से, मेरे ख्याल में उसको 25 या 30 केमोथेरेपी दी होंगी। फिर से केमोथेरेपी दी, तो उस केमोथेरेपी के बाद ये जख्म जो है ब्रेस्ट का, वो ठीक हो गया था, लेकिन आगे और मेटास्टेसिस होते रहे और अंत में उसकी मौत हो गई। तो ये बड़ी समस्या है कैंसर में, इस प्रकार के जो घाव रहते हैं, डायबिटीज, हैंसन्स और कैंसर, ये 3 प्रकार के व्रण बहुत ही डिफिकल्ट इस प्रकार के हैं, और उसमें ज्यादातर कैंसर के और भी खतरनाक इस प्रकार से है। तो ये थोड़ा ट्राई करके देखते हैं। पटोल निंब पत्रंच मधुयष्टि निशातिलाः त्रिवृद्धन्ति रसैः पिष्ट्वा पूरयेत् व्रणरोपणम्। व्रणरोपण, पटोल, नींब पत्र, मधुयष्टि, निशा और तिल त्रिवृद्धन्ति रसैः, त्रिवृत्त और दंती के रस के साथ पेषण करके पूरयेत् व्रणरोपणम्। तो ये व्रणरोपण के काम में आता है। वैसे तो लगता है शोधन भी करेगा ये। निम्बपत्रम तिलम पिष्ट्वा पूरयन् मधुपिशा। निम्बपत्र और तिल, ये भी आसान है। तो तिल का काफी जगह संबंध आता है व्रण रोपण के लिए। ये भी थोड़ा आसान है, निम्बपत्र और तिल। अपामार्गस्य पत्रोत्थ रसेनापूरयेद् व्रणम् किंवा तद्बीजचूर्णेन व्रणं दृष्टं परोहेत्। तो अपामार्ग पत्र का रस, उससे व्रण भर दिया जाए। ये वर्षा ऋतु में काफी बड़ी मात्रा में उपलब्ध होता है। तो उसके बीज चूर्ण से दुष्ट व्रण है। तो अपामार्ग से बीजानी वैसे भी दूसरे तरीके से उपयोग में लाई जा सकती है, खास करके ये नस्य के लिए भी बताए गए हैं, और ये अत्यग्नि का शमन करने वाले इस प्रकार के हैं। तो शायद अपामार्ग तंडुल का चूर्ण बना के दुष्ट वर्ण में प्रयोग करें। फिलहाल मेरे पास एक मरीज है, इसको ऑस्टियोमाइलाइटिस मैंडिबल का है। 3 बार ऑपरेट कर चुका है। फिर भी वो बिगड़ता रहता है, बार बार इन्फेक्शन होता रहता है। तो मैंने उसको सुझाव दिया है कि एक बार फिर से ओपन करो, और फिर एलोपैथी के बजाय आयुर्वेद की औषधियों का प्रयोग करेंगे। वैसे ये 3 बार बायोप्सी हो चुकी है, बायोप्सी में ऑस्टियोमाइलाइटिस ही है, कैंसर नहीं है, ये स्पष्ट हुआ है। फिर भी ये दिक्कत वाला मामला ऐसा है। तो शुद्ध व्रण होगा तो ये पूर्ण के बारे में सोच सकते हैं, और अशुद्ध व्रण अगर होगा तो थोड़ा धूपन और शोधन रोपण इस प्रकार का कुछ सोचना पड़ेगा। और फिर से ये व्रण बिगड़े नहीं, अभी मालूम नहीं वो कितना स्क्रैपिंग होगा और कितना खतरनाक होगा, ये तो पता नहीं है। लेकिन इस प्रकार के ऑस्टियोमाइलाइटिस की केस काफी दिनों के बाद आई है। एक नानल अस्पताल में मेरे पास एक केस थी, फीमर में ऑस्टियोमाइलाइटिस था,
और ऐसे ही जख्म ऊपर ऊपर से भरती थी, नीचे से वैसे ही रहती थी और बार बार बिगड़ती थी। तो आश्चर्य से मामा जोशी ने बताया कि तुम उसमें तुत्थ भर दो, मूर्छित। तो मैंने वो तुत्थ भरा उसमें। तो वो होने के बाद बहुत सारा पस निकल आया। और सिक्वेस्ट्रम भी निकल आया, अस्थि का टुकड़ा निकल आया। फिर रेगुलर ओपन करके उनका ड्रेसिंग करके, मैंने ओपन तो नहीं किया है, एलोपैथी सर्जन के पास हुआ, और फिर वो घाव ठीक हो गया। ये इस प्रकार से अस्थिगत विद्रधि और नाड़ी व्रण वहां से लेकर त्वक इस प्रकार का था। लेकिन तुत्थक के प्रयोग, वो कैसे तुत्थक का प्रयोग कैसे सुझाया मुझे पता नहीं है, इसमें अगर आता है तो देखते हैं। लेकिन शोधन बहुत अच्छा हुआ। और फिर वो घाव भर गया। जाति पत्रम पटोलं च निम्बोशीरकरञ्जकं मञ्जिष्ठामधुयष्टि च तुत्तपत्रकसारिवाः प्रत्येकं चूर्णयेत्कर्षं गव्याज्यं द्वादशं फलम् चतुर्गुणं तोयं पाच्यम् आज्यम् आज्यावशिषितं तेनाभ्यङ्गो मर्मजातान् व्रणान् नाडीव्रणान् अपि। स्रवन्ति सूक्ष्मरन्ध्राणि पूरयेन्नात्र संशयः। ये जात्याधिक घृत है, वैसे जात्याधिक तेल भी मिलता है। घृत की प्रॉब्लम ये होती है कि घृत जम जाता है अंदर जाके। तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। जाति निम्ब पटोल पत्र कोटका दारवी निशा सारी वाम मंजिष्ठा मधुकर बीजान्वित, वही पाठ है। वाग्भट में जो है वो जाति निम्ब पटोल पत्र कटुका इस प्रकार का पाठ है, यही पाठ है इसमें। सर्पिसाध्यमदेन सूक्ष्मवदना मर्माश्रितो श्राविणो ब्रह्माश्रिता श्राविणो गंभीरा सरुजान गंभीरान गंभीरान शुद्ध्यन्ति रोहन्ति च सरुजान व्रणान शुद्ध्यन्ति रोहन्ति च, मध्य बीच में कुछ शब्द है। तो जात्यादि तेल भी मिलता है, और जहाँ क्लेद ज्यादा है, घृत जम जाने की आशंका है, वहां पे तेल का प्रयोग ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और शुरू में तो शोधन ही करना है इसको, और बाद में रोपण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इस प्रकार के नाड़ी व्रण काफी अलग अलग जगह पे दिखाई देते हैं। मैंने एक पुनर्वसु में कैसे एडमिट की थी, था कैंसर यूटेरस का, और फिर वहां से ब्लैडर में और नीचे या बगल में कोलन में रेक्टम में नाड़ीवरण तैयार हुआ था। और सभी बहुत ही तकलीफ वाले थे। तो मैंने सुझाव दिया था कि पहले कोलोमी करो, वो डाइवर्ट कर दो, मार्ग जो है वो पुरीश का मार्ग है वो डाइवर्ट करो। और ब्लैडर के बारे में अगर कुछ कर सकते हैं तो फिर ये दो मार्ग रह जाएंगे, यूटेरस और ब्लैडर का इस प्रकार से। और फिर उसमें पिच्चू वगैरह ऐसे के कुछ हो सकता है क्या, देखेंगे। वो मेरे ख्याल में वो पहला तो किया गया, कोलोस्टोमी कर दी गई, लेकिन फिर बाद के एलोपैथी में चली गई कोलोस्टोमी के बाद, मेरे पास फिर से वापस नहीं आए। तो ये लेकिन काफी टेढ़ा मामला था, उसको ट्रीट करना इस प्रकार से, और बहुत ही तकलीफ थी। वैसे रेक्टल कैंसर इसका ब्लैडर में आना ये भी पॉसिबल होता है, नाड़ी निर्माण होता है इस प्रकार से। तो ये सब भी दिक्कत वाले हैं। इसमें तो यूटेरस भी शामिल था। तो
अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद इस प्रकार का नाड़ी व्रण वहां से कोलन से या उंडुक से त्वचा तक इस प्रकार हो गया था और वो भी काफी दिन तक सिलसिला चला, लेकिन भीतर की दवाइयों से और ऊपरी जात्यादि तेल का प्रयोग करने से वो ठीक हो गया। तो ये भी इस प्रकार के दिखते हैं नाड़ी व्रण, और भगंदर नाड़ी व्रण का ही रूप है। तो उसमें शतपोनक वगैरह इस प्रकार के अगर है, काफी मार्ग है, तो ये काफी दिक्कत वाला मामला होता है। तो उसमें ऐषणा करके एक एक मार्ग को क्लियर करना है, ऐसा ही करना पड़ता है, सभी का एक साथ नहीं हो सकता इस प्रकार से। उसमें ज्यादा अनुभव नहीं है इस प्रकार से। वर्णान् नाड़ीवर्णानपि स्रवन्ति सूक्ष्मरन्ध्राणि पूरयन्नात्र संशयः। तो उसका रोपण इस प्रकार से हो सकता है। कई बार इसमें सिरिंजिंग करना ठीक रहता है। नीडल को निकाल के जात्यादि तेल इसमें सिरिंज में ले लेना, थोड़ा गुनगुना इस प्रकार का करना, और फिर सिरिंज से ही अंदर भर देना। ये इस प्रकार का एक व्रण स्केलेटल मेटास्टेसिस, ओरिजिनल केस मेरे ख्याल में कोलन कैंसर की थी, स्केलेटल मेटास्टेसिस था, और वहां पे शैयाव्रण हो गया है पहले बेडसोर, और फिर वहां से वो अंदर तक कुछ चला गया था, बहुत 1 इंच तक डीप था वो वुंड इस प्रकार से। तो इसमें जात्यादि तेल का पूरण करके करके वो धीरे धीरे उभर आया और ठीक हो गया। तो ये काफी दिक्कत वाले मामले हैं। लेकिन जात्यादि तेल के पूरण से ये बात हो सकती है। अपामार्गस्य पत्रोत्थरसेनापूरयेत् व्रणान् किंवा तद्बीजचूर्णेन वर्णं दृष्टं प्ररोहेत्। ये हो गया है अपामार्ग रस या अपामार्ग का बीज का चूर्ण, इनका प्रयोग करें। पुरातन गुणैस्तुल्यं टंकणं सूक्ष्म चूर्णितम तद्वर्त्या पूरय गूढ़म व्रणम शीघ्रतरम महत्। ये भी आसान है। तो पुरातन गुड़ और टंकण, इतना ये सूक्ष्म चूर्णित, और उसकी वर्ती से गूढ़ व्रण भर दे। ये वर्ती रखने का जो है उसमें घृत काम में आता है। तेल की वर्ती नहीं रखी जा सकती क्योंकि वो दृढ़ता नहीं आती उसमें तेल की वर्ती में। लेकिन पुराण घृत उसके साथ अगर वर्ती बनाते हैं तो वो अंदर तक जा सकती है, और फिर शोधन रोपण दोनों हो सकता है। तो गुड़ से तो बनेगी वर्ती इस प्रकार से, और अंदर डालने के लिए अच्छी इस प्रकार की रहेगी। व्रणम शीघ्रतरम महत्। ये पुरातन गुड़ कितने साल का होना चाहिए देखना चाहिए। शायद 1-2 बरस का पुराना अपेक्षित होगा। कहीं टीकाकार ने कुछ किया है क्या, देखते हैं। ये कोई गुड़ इतना ही किया है, गुड़ टंकण वर्त्या। पारदस्य त्रयो भागाः कमलस्य एकविंशतिः जम्बीराम्लेन तत्पिष्टं मणिमन्थस्य सप्ततिः माणिमन्थस्य सप्ततिः नवभिर्गन्धकस्य अंशैः भृङ्गसारेण मर्दयेत् सप्ताहमातपे तीव्रे धारितं शस्त्रवल्लिखेत्। व्रणलेखने पारदादिलेपः। अजीब पाठ है थोड़ा। तो पारद 3 भाग, कमल 21 भाग।
साधा क्या क्या है? सप्तभाग शुद्ध पर 3 कमल के पत्तों का कल्क या कमल का गट्ठा का चूर्ण 21 भाग। सप्त कहाँ से आया? नवभिर्गन्धकस्य अंशैः सेंधा नमक तथा शुद्ध गंधक 9 भाग। इन सबों को एकत्र कर जंबीरी नींबू के रस के साथ खरल कर पीठी बना ले। इसके बाद भृंगराज के रस के साथ घोट कर 24 घंटा तेल तेज धूप में 7 दिन तक सुखा ले। पुनः इसका चूर्ण बनाकर दुष्ट व्रण के ऊपर छिड़क कर पट्टी बांध दे। पहले शल्यकर्म की तरह अशुद्ध भाग का लेखन करना चाहिए करता है, अर्थात अशुद्ध भाग को काट कर निकाल देता है। इससे व्रण शुद्ध हो जाता है। व्रण शुद्ध होने पर रोपण घृत या तैल का प्रयोग करें। शस्त्र लिखित देखते हैं नीचे कुछ है क्या। कमलस्य ताम्रस्य लेखनत्वात् तथा च ताम्रचूर्णं सप्तभागं सूतम् एकं विमर्दयेत्। सैन्धवं सप्तभागं च गन्धकं नवभागकं भृङ्गद्रावै सजम्बीरैः सप्ताहं परिमर्दितम्। तैललिप्तं स्फुटत्याशु यदि अपक्वं भगन्धरम् इति। मेदिनीकोशेऽपि ताम्रार्थकः कमलशब्दः विद्यते। तथा च कमलं सलिले ताम्रे जलजे क्लीबी भेषजे। यहाँ तो कमल का ही अर्थ किया गया है, लेकिन टीका में ये तो अभी ताम्र का निर्देश किया गया है। तो ताम्रचूर्ण सप्तभाग सूतम एकम कैसे किया? त्रयो भागा पादस्य त्रयो भागाः। तो ये 3 और वो 1 विंशति है, इसलिए 1 भाग और ये 7 भाग इस प्रकार का किया है। अजीब है। माणिमान्थस्य सप्ततिः नवभिर्गन्धकस्य अंशैः दुर्गसारेण वर्धयेत्। ये नीचे देखते हैं। माणिमंथ वगैरह के बारे में कुछ नहीं लिखा। सैन्धवस्य भृङ्गसारेण भृङ्गराजरसेन लिखितं विदारयेदित्यर्थः। भगंदरे सन्निवेशितः। योग रत्नाकर में ये भगंदर में आया है। तो ये 3, क्योंकि आगे 9 भाग बताया गया है। मणिमंत्र से सप्तति ही। सप्तति का मतलब
सप्तपदी का मतलब 70 होगा। या तो किसी ने भी किया नहीं है इसका। रसरत्नाकर में वो एक बार पाठ देखना चाहिए। सप्तति का मतलब 70 ही है, लेकिन 70 का किसी ने भी कुछ भाषांतर वगैरह नहीं किया है। षष्ठी सप्तति अशीति नवति इसी प्रकार से तो है। और नवमी में नवगंधक और सैंधव संभाग नौ भाग ले लिए हैं। सप्तति का मतलब सैंधव 70 भाग और गंधक 9 भाग। और आतपे तीव्रे धारितम शस्त्रवत लिखे। जहां शस्त्र कर्म करना पॉसिबल नहीं है वहां पे शायद इस प्रकार से करना बेहतर इस प्रकार का रहेगा। या फिर ऐसा भी है थोड़ा सा सुश्रुत में मैगेट्स का प्रयोग है कि ये वहां पे छोड़ देनी है और वो भक्षण करती है, फिर व्रण अशुद्ध होने लगता है। मैंने एक ब्रेस्ट कैंसर की मरीज देखी थी, ऐसे ही कुछ 30 बरस की थी। एलोपैथी में काफी बार केमो और रेडिएशन कर चुके थे। मुझे पता नहीं था। जब वुंड ओपन की तो वो करीबन 10-15 इंच दोनों तरफ से इतनी बड़ी वुंड थी, उसमें विस्फोट थे। और जो ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, उस ब्लीडिंग को कम करने के बंद करने के लिए आधा घंटा लग गया। और होपलेस केस थी एक्चुअली। कुछ करने लायक था नहीं, तो 10 दिन में उसकी मौत हो गई। लेकिन दूसरी एक इसी प्रकार की केस थी, वो काफी दिन तक रही। वो बुढ़िया औरत थी, और व्रण की चिकित्सा नहीं हो पाई, व्रण शुद्ध भी नहीं हुआ और भरा भी नहीं इस प्रकार से। तो उस समय में मेरे ध्यान में आया था कि शायद मैगेट्स का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो कौन सी मैगेट्स है, अलग मैगेट्स है। मैगेट्स के बारे में अपने आप मैगेट्स हो जाते हैं, वो ज्यादा खतरनाक होते हैं, उनको निकाल देना पड़ता है। और इन मैगेट्स को वहां पे डालना पड़ता है। तो ये मैगेट्स कौन से है ये मालूम नहीं, इसके ऊपर कुछ एमडी का थीसिस हुआ है मैगेट थेरेपी के बारे में, मैंने सुना था। लेकिन देखा नहीं गया इस प्रकार से। तो ये थोड़ा सा शस्त्रकर्म जैसा है, लेखन करेगा और फिर व्रण शुद्ध होने से बनने की आशंका इस प्रकार की रहेगी। लेकिन ये इसी मात्रा में इन सभी को इकट्ठा करना पड़ेगा शायद। और कमल का मतलब ताम्र है, ये टीका से स्पष्ट हुआ। यहाँ पे मैंने कमल ही ले लिया था, और ताम्र ही ठीक मालूम पड़ता है। तो ये वर्ण वाले मरीज भग्नोद्विधा निजागंतु बाह्याभ्यंतर भेदता, भग्न का शुरू हो गया डायरेक्ट।
निजागंतु बाह्याभ्यंतर भेद, निजागंतु बाह्य और अभ्यंतर, इस प्रकार से भग्न दो प्रकार का है। ये स्वाभाविक स्वाभाविक तो नहीं होगा। ये जो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कुछ मरीजों में देखा जाता है, अभी ये विटामिन D3 की कमी से भी इस प्रकार से देखा जाता है। अगर बहुत ही कमी है और ऑस्टियोपोरोसिस है, अपने आप भी फ्रैक्चर हो जाता है। और थोड़ा आघात लगे तो फ्रैक्चर होता है, वो बाह्य कह सकेंगे, पहला वाला है जो नीचे कहेंगे। और बाह्य और अभ्यंतर ये भी बात हो सकती है। ताम्र इज कमल, यस। तो भग्न के केसेस कम रहते हैं, लेकिन केरल में इसका काफी प्रचलन है, भग्न चिकित्सा का। त्रिवेणी नर्सिंग होम करके त्रिवेंद्रम में है। तो 50 बेड का अस्थिभंग का रुग्णालय है, केवल आयुर्वेद का। तो उनका एक्सपर्टाइज डॉक्टर सुरेश कुमार करके है, उनका एक्सपर्टाइज बहुत ही अच्छा इस प्रकार का है। तो भग्नेशु एरंड तैलेन परियुञ्जात पर्पटी रसम। या भीतर करना है, अभ्यंतर करना है, बाह्य करना है। शरीर में किसी प्रकार पर भग्न होने पर एरंड तेल पूर्वोक्त पर्पटी, मणि पर्पटी, रस आदि को अच्छी तरह घोट कर प्रयोग करें। अभ्यंतर प्रयोग दिखता है। वज्रीं पिष्ट्वा बालकस्य प्रणुत्येषि दुग्धं कान्तपाषाणतुल्यैः युक्तं लेपात् अस्थिभग्नं निहन्ति बाह्याभ्यन्तः संस्थित तत्क्षणेन। बूहर को पीस कर तथा नेत्रवाला तथा हड़जोड़ का चूर्ण मिलाकर टूटे हुए अंग पर लेप लगाने से टूटा हुआ अंग जुड़ जाता है, अथवा कांत पाषाण चूर्ण को भेड़ के दूध के साथ पीस कर लेप करने से बाहर या भीतरी भाग का अस्थिभग्न शीघ्र ही जुड़ जाता है। बालकस्य, वज्री का मतलब क्या है? अस्थि संवारम। तो अस्थि श्रृंखला संधि जिसको कहते हैं, प्रणुत्य अस्थिभग्नापनोदनाय इत्यर्थः, प्रलेपकार्यः इति शेषः। मेषिदुग्धम् इत्यादि कान्तपाषाणतुल्यैः तुल्यकान्तपाषाणैः इत्यर्थः। कान्तपाषाणं राजपट्टं, मेषिदुग्धकान्तपाषाणं संपिष्ट्वा लिम्पेत्। तो हाड़संधि का प्रयोग वैद्य लोग तो करते हैं, हमने ज्यादा नहीं किया है इस प्रकार से। अस्सी श्रृंखला इस प्रकार से वो मिलती है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हाँ, उसके साथ वाक चूर्ण है। तो इसमें हमारे काफी स्कोप वास्तव में।
माझ्याकडे अस्थिशृंखलाचा वेल आहे, बट त्याचा उपयोग जरावा. ते केंद्र ड्राय हिट माहीत कसं वापर करावा त्याचा. उसको पीस कर करते हैं. कुछ लोगों को उससे खुजली होती है. ये अस्थि श्रृंखला का लेप लगाने से खुजली होती है, ऐसा है. कर जरावा ते कसा करावा, काय मला कळलं नाही. पेषण करते हैं उसका. और फिर उसमें ये उशीर चूर्ण इन्होंने डालने के लिए बोला है, वो तो मुझे मालूम नहीं था. तो फिर उसका लेप लगाते हैं. पहले तो क्रिया है वो बोन सेटिंग करना इंटरनली. तो मुझे मालूम नहीं है किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है. बाह्य लेप का ही मैंने सुना था. और हाड़ जोड़, ऐसा ही उसका नाम बताया जाता है. तो पहले सेटिंग करना है. जो अगर स्थान से हिल गया हो अस्थि, तो फिर उसको स्थान में लाना है. और ये टेक्निक का ही पार्ट है. तो ये एक बार होने के बाद ये लेप लगा के रख देते हैं इस प्रकार से. या बजरंग लेप का काफी प्रचलन है. बजरंग लेप में क्या है मालूम नहीं मुझे, लेकिन उसका काफी प्रचलन है. स्प्लिंट देना है और फिर बांध के रखना है. और मुरुवेन्ना तेल का बड़ी मात्रा में प्रयोग करना है. तो जो वेदना है वो मुरुवेन्ना से तुरंत शांत हो जाती है. उसको गर्म नहीं करना है, वैसे ही तेल डालना है. और फिर कपाट शयन या इस प्रकार से स्प्लिंट देके उसमें ये तेल डाल के और फिर पट्ट बंद करके, और वो ऋतु के अनुसार छोड़ना है, बंद रखना है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से. तो इससे आसानी से अस्थिभंग जल्दी ठीक होते हैं. ये तो देखा गया है. जहाँ मॉडर्न मेडिसिन में 3 महीने लगने वाले हैं, यहाँ 1-1.5 महीने में ये हील हुआ है. ऐसा अभी तो ये एक्सरे निकाल के देख सकते हैं कि हील हुआ है नहीं हुआ है, इस प्रकार से. और वो अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से भी जुड़ जाना चाहिए ऐसा भी नहीं. 35 या 45% भी अगर जुड़ जाता है तो भी ठीक होता है, ऐसा कहना है उसमें. और कॉमन फ्रैक्चर जो है वो फीमर नेक फ्रैक्चर, बूढ़े लोगों में ये कॉमन फ्रैक्चर है. और अगर अस्थि की क्वालिटी बिल्कुल ही अच्छी नहीं है तो प्रोस्थेसिस लगाना ही अच्छा है इसमें खेल करने के बजाय. तो ये फीमर का बॉल आता है और वो फिर फीमर में डालते हैं, ये निकाल देते हैं, जो मूल है उसको निकाल देते हैं और फिर सेट करते हैं. लेकिन ऐसी भी बात होती है इसमें कि खास करके फीमर नेक फ्रैक्चर में थ्रोम्बोसिस होने की पॉसिबिलिटीज रहती है. और थ्रोम्बोस डायरेक्ट हार्ट में जाकर हार्ट अटैक होकर मरीज मर जाता है. तो ये खास करके फीमर नेक फ्रैक्चर में कॉमन है. और मेरे मामा को हुआ था सातारा में. तो त्रिलोक ने ट्रीट किया था और प्रोस्थेसिस वगैरह नहीं लगाया, सिर्फ ये क्या रिड्यूस करके, फ्रैक्चर रिड्यूस करके, मुरुवेन्ना तेल का पीछू वगैरह ऐसा करके 3 महीने लग गए उनको. उनकी उम्र भी ज्यादा थी, 70 से ऊपर थे. तो नेक फीमर फ्रैक्चर काफी कॉमन इस प्रकार का है. और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर खास करके मेटास्टेसिस में दिखता है.
अगर स्केलेटल मेटास्टेसिस है या बोन में मेटास्टेसिस है या फिर ऑस्टियोसार्कोमा है तो इसमें पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर दिखाई देता है। एक अजीब किस्सा सुना था कि डेंटिस्ट के पास गए थे दांतों की तकलीफ के लिए। फिर उसने कहा कि ऑस्टियोपोरोसिस है, तुम विटामिन D3 और कैल्शियम करवा लो। वो बहुत ही कम आया था तो उसने सुझाव दिया कि D3 और कैल्शियम पहले ले लो और फिर बाद में दंत की चिकित्सा करते हैं। तो ये डेंटिस्ट ने बताया इस प्रकार से। तो अभी विटामिन D3 की डिफिशियन्सी काफी कॉमन है। क्लोज रिडक्शन म्हणतात सर रिड्यूसच्या ऐवजी, ठीक है। हमारे पास उतने मरीज नहीं आते हैं। ये खास करके सैनिकी अस्पताल में इसके मरीज काफी रहते हैं। मैंने एक दो बार कंपाउंड फ्रैक्चर्स इस प्रकार के तो मिलिट्री अस्पताल में जाकर मरीज को देखे हैं, इस प्रकार मरीज देखे हैं। 3-3 बरस तक फ्रैक्चर हील नहीं हो रहा इस प्रकार से। नेलिंग और ये किया है, नेलिंग और प्लेटिंग ये किया था इस प्रकार से। तो उसमें भीतर चिकित्सा के बारे में भी सोचना पड़ेगा और तरह के परहेज के बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये सभी करेंगे तो शायद ये हील होने की संभावना इस प्रकार की रहती है। लेकिन मिलिट्री अस्पताल में इसके काफी मरीज हो सकते हैं युद्ध के जरिए इस प्रकार से। और अभी रोड एक्सीडेंट भी काफी है। तो रोड एक्सीडेंट्स में भी इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। और वैसे हमें इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा स्कोप है करने के लिए। कुछ लोग कर भी रहे हैं। अभी त्रिलोक धोपेश्वरकर तो अच्छा करता ही है। योगेश काळे, वेद कोलटकर ये भी फ्रैक्चर के केसेस ट्रीट करने लगे हैं। इस प्रकार से है। तो थोड़ा देखना चाहिए इस प्रकार से कैसे कर सकते हैं। तो और भीतर प्रयोग के लिए गंध तेल का एक प्रयोग अच्छा है। मुरवेन्ना तेल का बहुत सारे लोग प्रयोग करते रहते हैं ऊपर लगाने के लिए। लेकिन ये अस्थि श्रृंखला जो है शायद उसके बारे में थोड़ा सोचे, उसका अगर प्रयोग कर सकते हैं तो। और भी देखना चाहिए, ठीक है। अथवा भगंदर लक्षणम तो अभी भगंदर का शुरू हो गया। अस्थिभंग के बारे में इतना ही बताया। परपट्टी रसम एरंड तेल से ये एक बात सोचनी है करने के लिए। तो कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात् श्वः।